नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शोभित शर्मा। एशिया कप में आज बड़ा मुकाबला है। जी हां, आज एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे के आमने सामने होंगी। एशिया कप में यह दूसरा मौका है जब भारत और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे से भिड़ने जा रही है। मतलब आज एक बार फिर दर्शकों को हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। मुकाबला अब से कुछ देर बाद शुरू होगा दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जिसका सभी दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ हमें भी इस मैच का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इस मुकाबले को लेकर के क्या कुछ खास है? टीम इंडिया किस तरह की है, किस तरह की हो सकती है, पाकिस्तान किस तरह की टीम हो सकती है, जो संभावित प्लेइंग 11 है वो किस तरह की हो सकती है, इसको लेकर के हम बात करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है। ओवरऑल टी20 क्रिकेट की बात करें या एशिया कप की बात करें, दोनों में किसका पलड़ा भारी है, इस पर हमारे साथ आज विशेष पैनल जुड़ेगा। तो आज हम बात इसी महामुकाबले को लेकर के करेंगे और सारा हिंदुस्तान अभी यही कह रहा है, सुन लो पाकिस्तान, जीतेगा हिंदुस्तान। तो एशिया कप में आज महामुकाबला है और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो सीधे दुबई से है। एशिया कप में आज है महामुकाबला और इस महामुकाबले में सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे के आमने सामने हैं। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। एशिया कप 2022 में भारत और पाकिस्तान की टीम दूसरी बार एक दूसरे से भिड़ने जा रही है। इससे पहले ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। टी20 में बात करें तो पाक के खिलाफ भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। अब तक 10 टी20 मैचों में भारत ने 7 मैच जीते हैं। एशिया कप की बात करें तो 16वीं बार ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी, जिसमें 9 बार भारतीय टीम को कामयाबी मिली है। तो एशिया कप में आज महामुकाबला है और इस महामुकाबले का सभी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुकाबला शाम 7:30 बजे दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू होगा। इस मैच को लेकर के न सिर्फ भारत पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के जो क्रिकेट फैंस हैं उनमें खासा उत्साह है, उनकी नज़र इस मुकाबले पर है। क्योंकि जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो सिर्फ मैच नहीं बल्कि जो दो देश होते हैं उनके दिलों के जज्बात और तमाम जो भावनाएं होती हैं वो इस मैच के साथ जुड़ी होती हैं। और जब आज ये दोनों टीमें फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं तो निश्चित तौर पर फिर से दर्शकों का जो उत्साह है वो सातवें आसमान पर है। इस मुकाबले के शुरू होने का सभी क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुकाबला 7:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक शुरू हो जाएगा। इस मुकाबले में जहां भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे तो पाकिस्तान टीम की कमान आपको बता दें कि बाबर आजम संभाल रहे हैं। पिछली बार जब ग्रुप मुकाबला था, ग्रुप ए के मुकाबला था, जब भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने थी, तब पाकिस्तान को भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। वहीं अब ये जो मुकाबला है उसका दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं शुरू होने का। वो देख रहे हैं घड़ी, बार बार वो देख रहे हैं कि किस तरह से समय बीत रहा है, जल्दी से समय बीते और ये मुकाबला शुरू हो जाए। तो इस मुकाबले से जो जुड़ी चीज़ें हैं उसको लेकर के हमारे साथ जो है खास पैनल भी जुड़ गया है, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है आज का मुकाबला हो सकता है, क्या कुछ की पॉइंट्स होंगे, कौन से ऐसे की प्लेयर्स होंगे भारत के या पाकिस्तान के जो इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के लिए खेल बना सकते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं और भी जो कुछ फैक्ट्स हैं उस पर भी बात करेंगे, जो पुराने आंकड़े हैं उस पर भी बात होगी और मौजूदा टूर्नामेंट में जिस तरह से दोनों टीमों का प्रदर्शन रहा है उसको भी हम देखेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। खास तौर से बात उन खिलाड़ियों को लेकर के होगी जो टॉप प्लेयर्स है, खासतौर से भारत के रोहित शर्मा हो गए, केएल राहुल हो गए, जिन्होंने अभी तक शुरुआती 2 मैचों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। जिस तरह की फैंस उम्मीद कर रहे थे कि इनके बल्ले से अच्छी पारी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी ओर पाकिस्तान का भी बाबर आजम
जिस तरह से उन्होंने अभी तक खेल दिखाया है वो टच में दिखे नहीं हैं, दोनों इनिंगों में उन्होंने फ्लॉप प्रदर्शन किया है। तो खैर इस मैच से जुड़ी और डिटेल हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं क्रिकेट कोच मनीष शुक्ला जी। मनीष जी आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट हैं अमिताभ वर्मा जी। अमिताभ जी आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ सिलेक्टर हैं मुजीबुद्दीन जी। मुजीबुद्दीन जी आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ नरेश मनसुखानी जी जुड़े हुए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। नरेश जी आपका बहुत स्वागत है। एमपीटी स्पोर्ट्स के हमारे साथ प्रशांत चतुर्वेदी जी हैं। प्रशांत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मुकाबला शुरू होने वाला है। मनीष जी पहले आप ही के पास आऊँगा। जिस तरह से जो मुकाबला है, मतलब किसी भी टूर्नामेंट में देखिए अगर भारत पाकिस्तान की टीम आमने सामने होती हैं तो सोचते हैं कि कम से कम एक मुकाबला हो जाए, लेकिन अब तो यहाँ दूसरी बार मुकाबला होने जा रहा है। दूसरा महामुकाबला है एशिया कप में। किस तरह से इस मुकाबले को देख रहे हैं? सबसे पहले एक शॉर्ट में आप सभी का रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद और जो आंकड़े हैं उस पर विस्तार से फिर बाद में बात करेंगे। मनीष जी पहले इस मुकाबले को लेकर एक थोड़ा सा शॉर्ट कमेंट आपका। जैसा आपने कहा कि हर टूर्नामेंट में जिसमें भी भारत पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता है, दर्शकों को उम्मीद होती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाए। और इस टूर्नामेंट में तो हमें कहना चाहिए कि ये डबल मौका मिल रहा है कि ये दूसरी बार भारत और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में एक दूसरे से टकराने जा रहे हैं जी। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि तीसरी बार भी देखने मिले फाइनल में जी। तो यह टूर्नामेंट बेसिकली दर्शकों के हिसाब से और क्रिकेट के एशिया में क्रिकेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। क्रिकेट दोनों ही टीमें अच्छी खेल रही हैं जी। और दर्शकों के लिए और क्रिकेट के लिए ये बहुत ही अच्छा संकेत है जी। अमिताभ जी आपसे जानना चाहेंगे, जो ग्रेटेस्ट राइवलरी है उसका राउंड 2 है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इंडिया पाकिस्तान मैच बहुत पॉपुलर रहे शुरू से बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑल्सो, नॉट ओनली क्रिकेट, बिकॉज द हिस्ट्री विच दे हैव शेयर्ड। तो दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मैच का। और पहला मैच जो हुआ जी, उसके बाद ऐसा लगता है कि दोनों टीम की नर्व जो होती हैं वो सेटल हो गई होंगी। बिल्कुल। अब जो ये गेम रहेगा वो रहेगा माइंड गेम और स्किल्स दोनों का गेम। जी। तो मुझे लगता है जो टीम अपनी नर्व्स को अच्छे से कंट्रोल करेगी और जो मैदान में उस दिन अच्छा डिस्प्ले करेगी वो टीम जीतेगी। क्योंकि दोनों टीमों के बीच में चुनने के लिए बहुत कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स नहीं है जी। इवन स्टीफन्स है, तो जो आज अच्छा प्रदर्शन करेगी वो टीम आज जीतेगी। मुजीबुद्दीन जी आप क्या कहेंगे इस मुकाबले को लेकर के? मेरा मानना भी यही है कि पूरा जो खेल है वो है आपके पेशेंस का और आपके दम का जी। जो दम से खेलेगा और डे बाय डे जो अच्छा करेगा, जी। क्योंकि कुछ भी अतीत में क्या हो गुजर गया उसके बारे में अपन कोई मतलब नहीं रहता क्रिकेट में। जो आज होगा जो अच्छा खेलेगा जी। और दोनों टीमें सक्षम हैं हार जीत के लिए, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हम जीतें। बट ये है कि बहुत अच्छा मैच होगा ये जी। नरेश जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से मनीष जी ने कहा, अमिताभ जी ने कहा, मुजीबुद्दीन जी ने कहा, आपको क्या लगता है, आप इस मुकाबले को किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है ये मुकाबला कितना हाई वोल्टेज होने वाला है? नरेश जी। इंडिया पाकिस्तान तो हाई वोल्टेज टॉस के पहले भी हो जाता है, तो कोई शक नहीं हाई वोल्टेज गेम तो होगा। लेकिन जैसे कहा पैनलिस्ट ने पहले, माइंड गेम होगा जी। मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट होती है ऐसे मुकाबले में। लेकिन दोनों टीम के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो पिछले संडे को जो टीम खेली थी, इंजरीज हुई है एक हफ्ते में, वो रिप्लेसमेंट कौन आते हैं खेलने के लिए और वो रिप्लेसमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा मैच पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोनों टीमों का देखना है कि प्लेइंग 11 अब क्या होने वाला है, क्योंकि जो पिछले संडे खेले थे इंजरीज हैं दोनों टीमों में। प्रशांत जी आप क्या कहेंगे इस मुकाबले को लेकर के? चूंकि आप फिजियोथेरेपी, आपका जो मास्टर डिग्री है वो स्पोर्ट्स में है, किस तरह से मतलब जो प्रेशर मैच है, मतलब आपको कहीं ना कहीं मेंटली भी पूरी तरह से फिट रहना पड़ता है। आप मतलब जिस तरह से आपकी जो फिटनेस रहती है वो तो होना ही चाहिए, और जो मेंटली है उसको भी आपको फिट रहना है। तो आप इस बड़े मुकाबले को लेकर के क्या कहेंगे कि किस तरह से दोनों टीम्स को और उनकी फिटनेस को देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पे जो फिटनेस है एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो एक पैमाना यहाँ पर बनता है। लास्ट हमने देखा है पिछले बहुत सारी जो यहाँ पर इंजरीज हुई है, बट यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज इंडिया टीम को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि इंडिया टीम के पास जो है बहुत सारे विकल्प और जो है यहाँ पर मौजूद है। और लगातार बैक करने के लिए जैसे केएल राहुल है, अभी आप देखेंगे ऋषभ पंत था विकेट कीपर की जगह, जडेजा जो है वो इंजर्ड हुए, उसकी जगह जो है अभी प्लेयर इन हुए। तो इंडिया टीम के पास विकल्प ज्यादा है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो निश्चित तौर पे फिटनेस के रूप में अगर हम देखेंगे तो लगातार जो इंडिया का जो कैंप है और उसके पास जो फिटनेस का जो लेवल है, पाकिस्तान में यंग है खिलाड़ी, यंगस्टर है और यंग है,
तो उनके पास विकल्प तो है, लेकिन उनके पास थोड़े से अनुभव की कमी हो जाती है, विकल्प के साथ में अनुभव की कमी हो जाती है। तो अनुभव जो रहता है, जो माइंड को सेट करने के लिए कि जो इंडिया के जो खिलाड़ी है उनको पता है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो वो उनको कैसे मेंटली तैयार रहना और कैसे वो जो है टीम को पैक कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर मैं बोलूंगा इंडिया को एक एडवांटेज यहाँ पर जो इंजरीज के साइड से तो मिल रहा है। जी ठीक है, मैं आऊँगा आपसे कुछ और भी जो कुछ टेक्निकल चीज़ें है वो भी आपसे बात करूँगा, उस पर भी बात करूँगा, लेकिन मनीष जी आपका रुख कर लेता हूँ। जिस तरह से जो भारत और पाकिस्तान की टीम खेलती है, आपने देखा होगा जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो अलग तरह का प्रेशर होता है, एक अलग तरह का जो स्टेडियम में माहौल होता है। लेकिन आज के मुकाबले को आप किस तरह से देख रहे हैं? चूँकि सुपर 4 का मैच है, इससे पहले ग्रुप मैच में आपने देखा होगा दोनों टीमों को, उस मैच के आधार पे और जो इन्होंने दोनों टीमों ने अब तक दोनों मैचेस देखे हैं, अगर उसको कंपेयर करें तो आप कौन सी टीम को ज़्यादा मजबूत मान रहे हैं इस टूर्नामेंट में? मतलब दोनों को अगर कंपेयर करके देखें और आज के मुकाबले के हिसाब से। मनीष जी देखिए, जो इस टूर्नामेंट में अभी दोनों ही टीमों ने क्रिकेट खेली है, उस हिसाब से देखें तो इंडिया ने दोनों मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने एक मैच जीता और एक हारा है जी। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए दोनों टीमों को जी तो इंडिया ने जो मैच, दोनों ही मैच जो जीते हैं, जिसमें पाकिस्तान से एक जो मैच जीता है वो लास्ट बॉल तक गया है, और हांगकांग के अगेंस्ट जो मैच खेला है वो उसमें भी वो सामने वाली टीम ने 150 रन आपके साथ सेकंड बैटिंग करते हुए 152 रन बना दिए थे हांगकांग ने। तो जिससे कि ये तो समझ में आता है कि हमारा कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट भी लैग कर रहा है बैटिंग के साथ साथ। स्टार्टिंग जो अपने तीनों बैट्समैन हैं शुरुआत के, वो क्लिक नहीं कर रहे हैं अभी जी। बॉलिंग डिपार्टमेंट अभी लैग कर रहा है, पर फिर भी हमारी टीम के पास काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, काफ़ी लंबा अनुभव उनके पास है और कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी हैं। वहीं दूसरी ओर जब पाकिस्तान की को देखते हैं हम, तो पाकिस्तान के पास, जैसा कि अभी प्रशांत जी ने कहा, कि अनुभव की कमी है, और अनुभव जो है क्रिकेट में बहुत ही मायने रखता है। जिस टूर्नामेंट में, इस टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की टीम परफॉर्म भी टुकड़ों में ही कर रही है जी। हालांकि पाकिस्तान ने हांगकांग को करीब 150 रन के ऊपर से हराया है, पर हांगकांग की टीम उतनी मजबूत नहीं कही जाती है इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर देखें। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से देखें तो आज जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको हम पीछे छोड़ें और हम आज पे कॉन्सेंट्रेट करें। आज जो के मैच की अगर स्थिति को हम देखते हैं तो जो टीम प्रॉपर माइंडसेट में अपनी नर्व को होल्ड करके अच्छा क्रिकेट खेलेगी वही जीतेगी जी। क्रिकेट 2020 क्रिकेट या क्रिकेट में प्रेडिक्शन काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और खासकर 2020 में तो। पर मेरा ये कहना है कि भारत और पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं वो क्रिकेट से थोड़ा ऊपर हटके ही होते हैं, जो जज्बातों को अपनी चरम सीमा पे ले जाते हैं जी। आप स्टेडियम में कहें, टीवी पे देखते हुए कहें, ऐसे ही प्लेयर्स के अंदर भी रहता है। पर जो आज अच्छे से अच्छी क्रिकेट खेलेगा, नर्व होल्ड करके खेलेगा, मेरे ख्याल से वही जीतेगा और ओवरऑल तो क्रिकेट जीतेगी। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ आपको बता दें अभिषेक खरे जो पूर्व क्रिकेट कोच है वो भी जुड़ गए हैं। अभिषेक खरे जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। आपके पास आऊँ सर, उसके पहले अमिताभ वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं जो भारतीय टीम के जो ओपनर्स हैं, रोहित शर्मा हो गए, केएल राहुल हो गए, जो फैंस उम्मीद लगाए बैठे, हम जो उम्मीद कर रहे हैं, और जिस तरह के ये दोनों बल्लेबाज हैं, उस तरह का प्रदर्शन इनके बल्ले से अभी फिलहाल देखने को नहीं मिला है। क्या लगता है कि ये दोनों बल्लेबाज कहाँ पर गलती कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं हम अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो बड़ा टारगेट दे सकते हैं, बाद में अगर चेज़ करते हैं तो ईजिली चेज़ हम अच्छे से अच्छा 180, 190, 200 तक का टारगेट आसानी से चेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर रोहित और राहुल नहीं चलेंगे तो कैसे चलेगा? क्या मतलब भारतीय टीम में इन दोनों खिलाड़ी कितने अहम हैं और इनका फॉर्म में ना होना भारत के लिए कितनी चिंता बड़ी वाली बात है? अमिताभ जी, बहुत अहम सवाल पूछा और बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, इंडियन टीम का जो प्रदर्शन पिछले मैच में पाकिस्तान से रहा था जी, तो हुआ ये कि जो टॉप 3 बैट्समैन हैं, आप केएल राहुल लें, रोहित शर्मा लें, विराट कोहली, तीनों ही अपने प्राइम फॉर्म में नहीं है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं तीनों का प्रदर्शन, केएल राहुल अपवाद है, वो इंजरी के बाद लौट रहे हैं, तो उनकी स्थिति भी जो कोहली की है या रोहित शर्मा की वही है। पिछले 2 साल देख लें तो अपनी जीवन की जो बेस्ट इनिंग है शायद वो समय बीत गया। यदा कदा अच्छी इनिंग आएंगी, क्योंकि कहा जाता है कि क्लास जो होती है परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होता है। लेकिन उसके साथ ये भी मानना पड़ेगा जो एक पीक फॉर्म पर्पल पैच होता है वो गुजर चुका है। तो मेरा ये मानना है कि जो इतना अहम मुकाबला है
इंडिया पाकिस्तान का, वहाँ पे सूर्य कुमार यादव को भी आप टॉप 3 में कहीं इंसर्ट कर सकते हैं जी। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे जी। तो देखेंगे कि जो पाकिस्तान इंडिया के मैच हुए उसमें टॉप परफॉर्मर्स कहीं बचने वाले खिलाड़ी नहीं रहे, वो खिलाड़ी रहे जो मुजीब जी ने बोला कि दम से खेलने वाले। जी। इंडिया को कितने मैच जिताए हैं पिछले आप 10 सालों में जाएंगे, आपको सहवाग ने मैच जिताए हैं, आपको कोहली ने, आपको युवराज ने और सहवाग ने। ये टॉप परफॉर्मर्स कौन रहे जो आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच मतलब दम से खेलो। बिल्कुल। तो सूर्य कुमार यादव को मैं चाहूंगा कि टॉप 3 में अगर इंडिया चाहे तो इंसर्ट कर सकती है। जी ठीक है। मुजीब जी आपके पास आऊँगा, अभिषेक खरे जी भी जुड़ गए। अभिषेक जी, जिस तरह से जो आज का मुकाबला है, मैंने अभी जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए मनीष जी, अमिताभ जी, नरेश जी जुड़े हुए, प्रशांत जी जुड़े हुए, हमने उनसे पूछा था कि आज के मुकाबले को वो किस तरह से देख रहे हैं आप। जो ग्रेटेस्ट राइवलरी होती है उसमें आपको एशिया कप में दूसरी बार भारत और पाकिस्तान जैसी टीम आमने सामने हो जाए तो दर्शकों के लिए तो ये सोने पे सुहागा है ही, लेकिन आप इस मुकाबले को आज किस तरह से देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि किस टीम का पलड़ा जो है ज़्यादा भारी है? देखिए शोभित जी, ऐसा है जैसा कि मैंने पिछली बार हमने जब 28 तारीख को पहले मैच के समय डिस्कशन किया था, मैंने कहा था कि विराट कोहली इस सीरीज से फॉर्म में आ जाएगा जी। तो वैसा हुआ, वो फॉर्म में आया धीरे धीरे। उसकी वजह क्या है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं उनका एक बैड फेस रहता है, ये सबके साथ होता है, सब बड़े खिलाड़ियों के साथ होता है कभी ना कभी उनके क्रिकेट हिस्ट्री में, लेकिन वो फॉर्म में आते हैं। और देखिए होता क्या है कि जब बड़े प्लेयर फॉर्म में आते हैं, बड़े प्लेयर बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, तो उसके साथ जो दूसरे प्लेयर होते हैं उनको देख के, बड़े प्लेयर को देख के वो भी बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं जी। ये हुई पहली बात। दूसरा, अगर हम आज की बात करें तो देखिए इसमें एक, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो जडेजा का ना होना निश्चित तौर पे एक माइनस पॉइंट है भारत के लिए, काफ़ी बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि भारतीय टीम में 2 ही ऑलराउंडर हैं अगर हम सही मायने में कहें, एक जडेजा है और एक हार्दिक पांड्या है। तो हार्दिक पांड्या तो हैं, लेकिन जडेजा का ना होना निश्चित तौर पे पहले मुकाबले में खास तौर से जिस तरह से जडेजा ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, पहले मुकाबले की अगर हम बात करें तो जो फर्क डाला है वो बेसिकली हार्दिक पांड्या और जडेजा ने ही डाला है। बाकी दोनों टीम ने बिल्कुल बराबरी से क्रिकेट खेली और वो अच्छी क्रिकेट नहीं है। दोनों टीम की क्रिकेट में फर्क सिर्फ हार्दिक पांड्या और जडेजा का ही है। बाकी तो दोनों टीमों ने, उनके टॉप ऑर्डर फेल रहे, बॉलर का प्रदर्शन ठीक ठाक सा रहा। लेकिन इस मैच की जहां तक हम बात करें, अब यहाँ पे पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस भी ठीक है, भारत तो निश्चित तौर पे अच्छा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से अभी हांगकांग को हराया है वो निश्चित तौर पे उनको कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएगा उनका। हालांकि वो टीम बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। उनके जो मेन प्लेयर हैं वो निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, मोहम्मद रिजवान हो, फ़खर जमान हो, और मुझे लगता है इस मैच में, क्योंकि ये ऐसे मैच हैं जिसमें हो सकता है कि इस समय बाबर आजम भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर दें इस मैच में, क्योंकि जो बड़े प्लेयर होते हैं बहुत लंबे समय तक वो इनिंग ना खेलें ऐसा होता नहीं है, वो बहुत जल्दी 1-2 मैच के गैप के बाद ही वो फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ मुझे लगता है कि जो अंतर क्रिएट करेंगे वो टॉप ऑर्डर को हर हाल में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करना पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, जैसा पिछले 2-3 मैचों में नहीं हुआ, तो सारा भार आता है मिडिल ऑर्डर पे और मिडिल ऑर्डर से शिफ्ट होता है फिर वो लोअर ऑर्डर पे। यहाँ एक और चीज़ मैं बताना मतलब चाहूँगा कि अगर की जाए, मुझे लगता है विराट कोहली की जगह सूर्य कुमार यादव को अगर हम 1 डाउन डालें तो वो शायद भारत के लिए एक बेहतर प्रयोग होगा, और वो सूर्य कुमार अब तेजी से तैयार हो रहे हैं और जिस तरह से उनका प्रदर्शन है तो मुझे लगता है उनको अपग्रेड करना ही चाहिए अच्छे प्रदर्शन के लिए। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। मुजीब जी, जिस तरह से जो भारतीय टीम का पिछले 2 मैचों में प्रदर्शन रहा है, कहीं ना कहीं ठीक है, भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया है, हांगकांग को हराया है, लेकिन जो पिछले 2 मैचेस आप भारत के देखेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जो जीत मिली हमको, वो लास्ट 2 गेंदें थी उस पर हम जीते। उसके बाद हांगकांग के खिलाफ जब हमने 192 का टारगेट कर दिया, उसके बाद हांगकांग के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने हमारे भारतीय गेंदबाजों की अच्छी खासी पिटाई करी और हम 192 रन बना करके भी सिर्फ 40 रन से जीते। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान पहला मैच 5 विकेट से हारी। उसके बाद जब वो हांगकांग को उसने हराया, महज 38 रन पे ऑल आउट कर दिया और 155 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं ना कि हौसला बढ़ जाता है, बड़ी जीत होती है और बड़ी जीत के बाद आप आगे बढ़ते हैं और एक बड़ा मुकाबला खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं उस तरह का एक माइंड सेट रहता है। तो क्या लगता है कि जो हांगकांग के खिलाफ जो पाकिस्तान को बड़ी जीत मिली है, उसका इस मुकाबले में उसको फ़ायदा मिल सकता है? शोभित जी, देखिए जीत और हार
कोई सी भी जीत हो, कोई सी भी हार हो, हारने से आपका मनोबल गिरता है और जीतने से आपका मनोबल उठता है। रही बात हांगकांग वाले मैच की, पाकिस्तान ने जिस तरीके से मैच खेला और इंडिया ने जिस तरीके से मैच खेला है, तो सामने वाली दोनों टीमें अपन एक अच्छे से नज़र डालते हैं तो इंडिया की टीम इस वक्त बैलेंस साइड है। और मैच में हम कुछ भी देखें, क्योंकि पिछले मैच में हम देखें लास्ट ओवर तक मैच गया, जिसमें पांड्या ने जो एक 6 मार के जो हमें मैच जिताया। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो अच्छा परफॉर्मेंस इस वक्त दे रहे हैं, और सबसे बड़ी हमारी जो समस्या है वो है टॉप ऑर्डर। टॉप ऑर्डर का चलना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर रन बनाता है तो हमारे पीछे के बैट्समैनों को काफ़ी राहत मिलती है और आगे बड़ा स्कोर करने के लिए वो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि केएल राहुल और जो दूसरे अपने ओपनर हैं रोहित शर्मा, वो अच्छा क्लिक करेंगे और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। और दोनों टीमों में हम फिर भी कहेंगे कि अगर देखा जाए टीमें बैलेंस हैं, लेकिन जो अच्छे से मैच खेलेगा, कलेजे से क्रिकेट खेलेगा, वो इसका पासा पलट देगा और मैच के रिजल्ट बनेंगे। जी ठीक है नरेश जी, आपके पास आऊँगा। चूँकि आप तो क्रिकेट एक्सपर्ट है, आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी, तो आज के मुकाबले में आप क्या देख रहे हैं कि जो भारतीय टीम है और जो पाकिस्तान की टीम है, दोनों में कौन सी टीम ज़्यादा बैलेंसिंग है, और क्या लगता है कि आज के मुकाबले में जो भारतीय टीम है वो किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है? नरेश जी। इसमें कोई शक नहीं, भारत की टीम ज्यादा बैलेंस दिख रही है, ज्यादा उन्होंने T20 मैचेस खेले हैं हर एक प्लेयर को अगर देखा जाए तो। लेकिन अब जो दुविधा है जडेजा की इंजरी, जडेजा ने क्या ऐड किया था? एक लेफ्ट आर्म बैटर थे जिनको प्रमोट किया, क्योंकि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट हुए, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को जडेजा को प्रमोट किया। पिछले मैच में हमने पंत को नहीं देखा पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो लेफ्ट हैंड अब पंत और कार्तिक दोनों खेलेंगे, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाता है कि हमारा छठा बॉलर कौन होगा। तो वहां पे एक कंफ्यूजन हो जा रहा है कि जडेजा उपलब्ध नहीं है, अक्षर पटेल को लाए हैं स्क्वाड में, लेकिन क्या टीम को कॉन्फिडेंस है कि अक्षर पटेल को प्रमोट कर पाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो ये एक जो लोअर मिडिल ऑर्डर का एक पोजीशन जो है वो देखना है कौन फिल करेगा। हार्दिक पांड्या तो आ जाएंगे टीम में, 5वें बॉलर होंगे, लेकिन ऐसे बड़े मुकाबले में हम 5 बॉलर के साथ उतरेंगे, एक रिस्क होगा। पिछले मैच में देखा हमने आवेश खान और अर्शदीप दोनों ने काफी रन दिए, तो वो हमें एक कवर अप चाहिए कि एक 6th बॉलर होना है, लेकिन कौन से बॉलर होंगे जो अच्छी बल्लेबाजी भी करें? मेरे हिसाब से दीपक हुडा आने चाहिए। अब अगर जडेजा लॉन्ग टर्म नहीं है टीम में तो दीपक हुडा एक बहुत अच्छे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर टीम की सोच है कि उनको लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए तो फिर अक्षर पटेल आ सकते हैं, और मुझे लगता है अगर वैसा हुआ तो दिनेश कार्तिक को बेंच किया जाएगा, क्योंकि पंत को मौका मिला पिछले मैच में, लेकिन बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। जी बिल्कुल जी। तो ये जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज, क्योंकि वो लोअर मिडिल ऑर्डर जैसे हार्दिक और जडेजा ने मैच जिताया हमें पिछले संडे को, वैसा एक इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए, और मुझे लगता है दीपक हुडा वो फिल कर सकते हैं पोजीशन, लेकिन देखना होगा कि कौन आता है दूसरा प्लेयर। सर एक सवाल और ये है कि जिस तरह से आवेश खान का जो पिछले 2 मुकाबलों में प्रदर्शन रहा है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं की है, साथ ही साथ अर्शदीप को भी दोनों मुकाबले खिलाए भारतीय टीम ने, तो क्या लगता है कि चूंकि उनको आवेश खान की तबीयत भी ठीक नहीं है, वायरल है, उन्होंने कल प्रैक्टिस नहीं की थी, क्या लगता है कि उनको आराम दे करके और आर अश्विन को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है? हो सकता है, क्योंकि पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हमने 4 सीमर्स खेले, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी सीम बॉलिंग डालते हैं, तो अगर 3 स्पिनर और 3 सीमर के साथ उतर सकती है भारत की टीम अगर आवेश खान अवेलेबल नहीं है। लेकिन आवेश खान का ही थोड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये 2 मैच के पहले आपने देखा जिम्बाब्वे में भी काफी रन दिए हैं, वेस्ट इंडीज में भी उन्होंने रन दिए, तो मैच जीती हांगकांग के खिलाफ, लेकिन थोड़ा आप कह सकते हैं कि उनका मोराल लो होगा आवेश खान का। इसलिए आप अगर मुझसे पूछे तो जैसे जडेजा इंजर्ड हुए, दीपक चाहर एक ऑप्शन हो सकते थे लाने के लिए स्क्वाड में, लेकिन उन्होंने मैन टू मैन रिप्लेसमेंट देखा है मैनेजमेंट में अक्षर पटेल में, तो हमें देखना होगा कि वो कॉम्बिनेशन कैसा है, लेकिन हो सकता है 3 सीमर के साथ उतरे और अश्विन को भी मौका मिले। जी ठीक है नरेश जी, मैं आऊँगा, हमारे साथ प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह की टीम अगर भारतीय प्लेइंग 11 खेलती है वो पाकिस्तान के मुकाबले मजबूत होगी और मैच जो है जिता करके लेके जाएगी? क्या लगता है कि कौन से ऐसे की प्लेयर्स हो सकते हैं आज टीम इंडिया के जो भारत के लिए मैच बना सकते हैं? प्रशांत जी।
डेफिनेटली सर, यहाँ पर जैसे हमने देखा है, जैसे सर ने अभी कहा है, पाकिस्तान के खिलाफ अक्षर पटेल का आना इंडिया के लिए बहुत शुभ यहाँ पर मेरे को ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जैसे अपन विकेट कंडीशंस और पहले मैच के मुकाबले में ये वाला विकेट अगर देख रहे हैं, तो मीडियम पेसर्स की जगह अगर अपन विकेट ऐड करेंगे, क्योंकि बाबर आजम और पाकिस्तान के जितने बैट्समैन है वो सब हिटिंग बैट्समैन है। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बहुत ज्यादा स्ट्रांग और टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है। टॉप ऑर्डर की अगर अपन टॉप ऑर्डर की बात को अगर छोड़ दे, तो वहां पर जो है मैच को बीच में फंसाने के लिए अक्षर पटेल जो है बहुत अहम यहाँ पर जो है अपनी योगदान जो है दे सकते हैं। इवन बैटिंग में भी उनको कहीं पर भी प्रमोट किया जा सकता है, जहां पर इंडिया उनको यूज करना चाहे, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। हार्दिक पांड्या के साथ में वो फिनिशर भी एज अ गुड फिनिशर यहाँ पर जो है बैटिंग में भी नजर आ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा विकल्प इंडिया के साथ में जो है यहाँ पर है। बट अगेन जो है विकेट कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कप्तान ने जरूर विकेट कंडीशन को देखा होगा। अगर मीडियम पेसर के लिए विकेट होगा तो डेफिनेटली फिर वो मीडियम पेसर के साथ में जाएंगे, तो डेफिनेटली हम लोग सिर्फ यहाँ से एक अनुमान ही लगा सकते हैं। बट विकेट कंडीशंस वहां पर की बहुत मायने रखती है, कि जो कल प्रैक्टिस मैच में उन्होंने विकेट को देखा होगा और उस हिसाब से आकलन जो है वहां पर जो है वो निर्णय यहाँ पर लिया होगा हिंदुस्तान ने। प्रशांत जी, किसी भी तौर पे जी प्रशांत जी, आप बात पूरी कर लीजिए अपनी। जी हाँ सर, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि चाहे हम फिनिशर के साथ जाए, विकेट कीपर्स के साथ, या अपन फास्ट बॉलर को लेके चले जहां पर भी, बट यहाँ पर इंडिया जो है वो विकल्प के साथ में ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है कंपेयर टू जो है पाकिस्तान। प्रशांत जी, एक सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से जब मुकाबला होता है एकदम बिल्कुल नजदीक होता है, तो एक प्लेयर में क्या देखा जाता है कि ये पूरी तरह से फिट है और इसको प्लेइंग 11 में फाइनली रखा जाए? डेफिनेटली सर, इंडिया जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है फिटनेस जो है इनका पहले ही फिटनेस टेस्ट हो गया रहता है। यहाँ पर जो है डॉक्टर्स है, ट्रेनर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस है, ये सारे जो है ये फिटनेस जो है छोटे मोटे जो निगल्स रहते हैं उसको वो लोग जो है मेंटेन कर लेते हैं, और डेफिनेट तौर पे जो है जो सारे खिलाड़ी वो बहुत ज्यादा फिट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और मेंटल स्थिति से भी, क्योंकि बहुत मैच्योर क्रिकेटर जो है इंडिया के टाइम में, और काफी मैचेस काफी T20 के साथ में खेल के आए हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी थोड़े से यंगस्टर हैं, मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा डाइसी है, सिचुएशन के हिसाब से जो उनको जो निर्णय लेना चाहिए वहां पर इंडिया उनको जो है अच्छी कप्तानी से जो है फंसा सकती है। जी ठीक है, मैं आऊँगा प्रशांत जी। मनीष जी, आपका रुख करूँगा कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने है, प्रेशर मैच है, क्या लगता है कि भारतीय टीम जब आज मैच खेलेगी पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसको पाकिस्तान के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनसे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है? कि बल्लेबाजी की बात करें तो कौन से ऐसे 2-3 खिलाड़ी हो सकते हैं, गेंदबाजी की बात करें तो कौन से ऐसे 2-3 खिलाड़ी हो सकते हैं जिनसे भारतीय बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को थोड़ा सा जो है संभलना होगा? देखिए, पाकिस्तान के साथ खेलते हुए जो हमने देखा है अभी, कि जो उनके कप्तान हैं बाबर आजम, जो कि अभी तक सारे मैचेस में, इस टूर्नामेंट में तो सक्सेस नहीं रहे हैं, पर पास्ट में उनने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। बिल्कुल। तो बाबर आजम बैटिंग में अगर देखें, बाबर आजम है, रिजवान है, फ़खर जमान है, आपका खुशदिल शाह भी नहीं, लोअर ऑर्डर में अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। बॉलिंग में जाएं तो उनके पास शादाब एक अच्छा बॉलर है, नसीम है। तो हमें इन प्लेयरों को मार्क करके खेलना होगा। मार्क करके तो क्या मतलब, एक नॉर्मल क्रिकेट खेली जाए थोड़ी सी, तो किसी भी प्लेयर को हवा बना के खेलने का कोई मकसद नहीं होना चाहिए कि ये इस पर्टिकुलर बॉलर को पिन पॉइंट करके खेलें। लेकिन हाँ, शुरुआती दौर के में अगर शुरू के ओवर्स में देखें तो हमें इन बॉलर्स के सामने संभल के बैटिंग की जाए, और जब हम पाकिस्तानी टीम बैटिंग करने आए तो हम कोशिश करें कि ये जो बैट्समैन है बाबर आजम, फ़खर जमान, आपका मोहम्मद रिजवान, इनको जल्दी से जल्दी हम आउट करने की कोशिश करें। इन प्लेयर्स को अगर हमने कंटेन कर लिया तो हम एक अच्छी स्थिति में हो सकते हैं। जी अमिताभ जी, जिस तरह से जो भारतीय टीम आप देख रहे हैं अभी तक खेली है, अभी 2 मैचेस ही चूंकि भारत ने खेले हैं, लेकिन कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो अभी 100 के पार गया हो। अभी भारतीय टीम के अगर देखें तो हाईएस्ट स्कोरर के रूप में तो वो विराट कोहली है, जिन्होंने 98 रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में अब तक। उसके बाद दूसरे नंबर पे सूर्य कुमार हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से जो अभी तक का क्रम रहा है शुरुआती 2 मैचों में, क्या लगता है कि आज का जो पाकिस्तान का मुकाबला है उसमें कोई जो भारतीय टीम है कुछ बड़ा फेरबदल करेगी बल्लेबाजी क्रम में? क्या हमको जो प्लेइंग 11 है उसमें दिनेश कार्तिक बाहर और ऋषभ पंत अंदर देखने को मिल सकते हैं? क्या कुछ इस तरह की संभावना बन रही है? जी बिल्कुल, संभावना मुझे ऐसा लगता है कि टीम कंपोजिशन और जो ये मैच है, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत भी अंदर आएंगे, और जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है अपने, वो
अक्षर पटेल भी टीम के अंदर आएंगे, क्योंकि अक्षर पटेल ने जो परफॉर्मेंस अभी तक दी है कहीं से कम नहीं दी है। वो आप मान सकते हैं जो लक फैक्टर है कि जडेजा जैसा प्लेयर का सामना करना पड़ रहा है जी। तो पिछली मैच को आप याद करेंगे तो जडेजा को ऊपर से भेजा था लेफ्ट हैंड स्पिनर्स को काउंटर करने के लिए या लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए, उससे इंडिया को फायदा हुआ। अगर आप मैच को क्लोजली देखेंगे तो इंडिया को कई वाइड बॉल मिली डाउन द लेग साइड। जब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होती है तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत सर्टेनली इस मैच में अंदर आएंगे और मुझे लगता है कि जो मैच होगा राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन को इस बार फिर से कंटिन्यू किया जाएगा जी, ऐसा मुझे लगता है जी। अमिताभ सर, जिस तरह से जो भारतीय टीम में आप देख रहे हैं पेसर्स को खिलाया है, क्या लगता है कि आईपीएल में आपने उमरान मलिक के परफॉर्मेंस को देखा होगा, आपको लगता है कि एशिया कप में भी उनको मौका दिया जा सकता था? क्योंकि अभी अब T20 वर्ल्ड कप भी नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उनको भी आजमाया जा सकता था इस मंच पर। बिल्कुल, देखिए उमरान मलिक जैसे कि स्पेशल टैलेंट्स होते हैं, इनको नर्चर किया जाता है और ये मैच्योर कब होंगे जब ये लगातार टीम के साथ बने रहेंगे या इनको टीम मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस देगा कि तुम सिर्फ तेज़ गेंद करो। आप देखेंगे किस तरह से इमरान खान ने शोएब अख्तर और वकार यूनुस को तैयार किया था। देवर आउटर और फास्ट बॉलर, बहुत वाइड फेंकते थे लेकिन तब भी उनको बैक किया। तो उमरान मलिक जैसे प्लेयर होते हैं, ये ट्रेजर्स होते हैं, इनको आप बैक करिए। बहुत सारे बॉलर्स नहीं है जो 150 को क्रॉस करें जी। उनको खिलाया जाए लगातार, लेकिन जो थिंक टैंक है इंडिया का मैनेजमेंट है उसकी कुछ और प्लान हो सकती है कि उन्होंने कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर देखिए उनको कुछ टाइम बिठा दिया। तो कई बार ये भी होता है कि आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल स्वाद चखाया और फिर आपको थोड़ी देर का रेस्ट दिया। तो ये तो मैनेजमेंट अच्छी तरह बता सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो उमरान मलिक जैसे स्पेशल टैलेंट को टीम के साथ रखना चाहिए था, खासकर जब हम आवेश खान का हश्र देख रहे हैं। 1-2 मैच नहीं 15 मैच खेल लिए, 9.10 की इकोनॉमी है उनकी। और दूसरी बात, आवेश हमारे एमपी के, हमारे लिए गर्व की बातें खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनको सामने छक्के पड़ते हैं स्पिनर जैसे, वो एक चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं उमरान मलिक के अच्छे विकल्प हो सकते थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट बेहतर जानता है, जो ब्रेन्स है वो बेहतर जानते हैं जी। ठीक है, अभिषेक जी आपके पास आऊँगा। जिस तरह से जो बात हो रही है, आपने सुना अमिताभ जी ने, मनीष जी ने, नरेश जी ने, प्रशांत जी ने जो भी कुछ कहा है, आपको क्या लगता है? आप चूँकि वही T20 वर्ल्ड कप नज़दीक है, अभी आपकी T20 सीरीज होनी है ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद साउथ अफ्रीका से, क्या लगता है कि जो टीम इंडिया खेल रही है T20 क्रिकेट, वो जो टीम है, टीम इंडिया जो प्लेइंग 11 में आप खिलाड़ी देख रहे हैं, वो परफेक्ट टीम इंडिया है या इसमें आप बदलाव देखते हैं? आपको क्या लगता है कि नहीं यार, ये खिलाड़ी बाहर होना चाहिए, ये खिलाड़ी अंदर होना चाहिए? क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास एक्सपेरिमेंट का समय बचा नहीं है। अब हम ये नहीं कर सकते कि बड़ा मुकाबला है कि आप इस खिलाड़ी को बाहर कर दे, खिलाड़ी को अंदर कर ले, देख लेते हैं, परख लेते हैं कि इस खिलाड़ी में कितनी काबिलियत है, कितना अच्छा है, कितना प्रेशर बिल्ड कर सकता है। आपको क्या लगता है कि जो टीम इंडिया है T20 क्रिकेट में, अभी जो प्लेइंग 11 है, वो कितनी ज़्यादा परफेक्ट है? देखिए शोभित, ऐसा है कि एक्चुअली मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट है और हमारे सेलेक्टर हैं, वो पिछले 1 वर्ष पहले से ही इस पर काम शुरू कर चुके हैं जी। और ये हमारी बहुत अच्छी टीम इंडिया जो है, इसकी मतलब हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे पास एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार हो रही है। आज से 10 साल या 12 साल पहले जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की बेंच स्ट्रेंथ होती थी कि उनकी बी टीम भी किसी भी देश की ए टीम को हराती थी, इसी तरह से अब आप देखिए भारत के पास भी, अगर हम फास्ट बॉलर की बात करें तो बुमराह है, आज के समय में शमी है, उमेश यादव है और मलिक हैं, इस समय उमरान मलिक हैं। मतलब हमारे पास काफ़ी ऑप्शन रहते हैं। तो होता क्या है, जिस तरह से हम ढेर सारे ऑप्शन तैयार कर लेते हैं तो फिर हमारे पास चॉइस रहती है फाइनल 11 में खिलाने के लिए ज़्यादा प्लेयर की। ये हुई पहली बात। दूसरी बात अगर हम इसके साथ देखें तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम कुछ सीरीज में किसी प्लेयर को मौका देते हैं तो उसका रियल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले वो अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, डोमेस्टिक क्रिकेट में बढ़िया करता है, फिर हम 1-2 सीरीज में उसे मौका देते हैं, फिर देखते हैं। और देखिए मौके लिमिटेड हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे कि आवेश को काफ़ी मौके मिले हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आवेश के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, बॉल फास्ट है लेकिन अभी भी उसका टिप्पा, यानी जो बॉल गिरना चाहिए जहाँ पे, और जो स्विंग है, कटर है, वो सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। फास्ट बॉलिंग की कोशिश करते हैं तो दिशाहीन होते हैं। जब वो दिशाहीन नहीं होते हैं, आईपीएल वगैरह में जब वो स्लो कटर फेंकते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। तो मुझे लगता है अभी उनको इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा, अदरवाइज तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत रन देंगे वो। अगर पिछले मैच में हांगकांग जैसे टीम के सामने 50 से ऊपर रन दे सकता है कोई प्लेयर 4 ओवर में,
तो उसके लिए तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में मुश्किलें बढ़ने ही वाली हैं। बिल्कुल। तो यहाँ मुझे लगता है मैनेजमेंट को, विशेष तौर पर राहुल द्रविड़ को और बॉलिंग कोच को उस पर बहुत ज़्यादा अभी विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और रही बात प्लेइंग 11 की, तो मुझे लगता है एशिया कप, इसके बाद जो आने वाली हमारे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है और साउथ अफ्रीका सीरीज़ है, इन तीनों के पश्चात हमारे पास एक बिल्कुल प्रॉपर प्लेइंग 11 आ जाएगी। देखिए इस प्लेइंग 11 में 5 प्लेयर तो फिक्स हैं कि वो तो रहेंगे ही भारत की फाइनल किसी भी टीम में, लेकिन बाकी के 3 या 4 प्लेयर उनको अगली 2-3 सीरीज से ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो वो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से T20 जो वर्ल्ड कप होना है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ऋषभ पंत हैं, आप उनको बाहर नहीं बैठा सकते, उनको आपको खिलाना होगा। आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत को अगर आपको T20 वर्ल्ड कप में खिलाना है और आप उनको इन मुकाबलों में बाहर बिठाते हैं, प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करते, तो कहीं ना कहीं जो उनका जो मॉरल है वो डाउन होगा? नहीं, देखिए अब ऋषभ पंत जैसे प्लेयर हैं, उनको पता है कि अब वो परमानेंट स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं इंडिया टीम के, तो अब मुझे लगता है वो डर उनके अंदर नहीं होगा। प्लस पॉइंट ये है कि हम अगर उनको बिठाल के दूसरे प्लेयर को मौका देते हैं तो उनके ऊपर एक इनडायरेक्ट प्रेशर रहता है अच्छे प्रदर्शन का। और रही बात अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया में होना है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए हमें ऐसे प्लेयर चाहिए पड़ेंगे जिन्हें ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक्सपीरियंस हो, जो वहाँ की जो फास्ट पिचें हैं उनमें बढ़िया प्रदर्शन ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ हो। हमें भारत के भी बढ़िया फास्ट बॉलर को भी इस दौरान अगली 2 सीरीज में निकाल के तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 3 फास्ट बॉलर तो हर मैच में हमें खिलाना ही पड़ेंगे वर्ल्ड कप के दौरान, और ऐसे कम से कम 3 बैट्समैन हमें खिलाना पड़ेंगे जिन ऑस्ट्रेलिया का जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो ये 6 प्लेयर तैयार हैं, बाकी 4 का सिलेक्शन इस प्रोसेस में अगले 2-3 सीरीज में होगा, जो मुझे लगता है। लेकिन अच्छी चीज है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ समय बहुत बढ़िया तैयार हो रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। बिल्कुल। मुझे भी आपके पास आऊंगा, आपसे भी वही एक सवाल है कि जिस तरह से जो शुरुआती 2 मैच घटे हैं, कहीं ना कहीं जो भारतीय टीम से प्रदर्शन की उम्मीद थी उस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला नहीं है। क्योंकि ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रेशर मुकाबला होता है और वो उम्मीद भी करते हैं कि बहुत रोमांचक होगा, और जो पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मैच में था वो पहला मैच में रोमांचक रहा भी था, लेकिन दूसरे मुकाबले में इस तरह का भारतीय गेंदबाज प्रदर्शन करेंगे, आप 190 प्लस का स्कोर टारगेट सेट करते हैं, और हांगकांग जैसी टीम जिसे पाकिस्तान जो है 50 भी पार नहीं जाने देती है, 38 रन पे ऑल आउट कर देती है, उस टीम को आप इतना मौका दे देते हैं कि वो 150 प्लस स्कोर बना के ले जाती है। तो कहीं ना कहीं ये निराशा वाली थोड़ी सी बात है। भारतीय फैंस भी काफ़ी अपसेट हुए थे जो हांगकांग के खिलाफ भारतीय टीम ने मुकाबला खेला था। तो क्या लगता है कि जो भारतीय टीम ने पिछले 2 मुकाबलों में गलतियाँ की थी, क्या उनसे भारतीय टीम सीख करके आगे बढ़ेगी? और जिस तरह से जो मिडिल ऑर्डर की बात अभी की थी, तो क्या लगता है कि उसमें हमको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है? डेफिनेटली, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है हमारा, जो आवेश खान के बारे में भी बात करी गई, लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें टीम मैनेजमेंट के ऊपर होता है, सिलेक्टर जिस तरीके की उन्होंने टीम बनाई है और उन्होंने भविष्य को देख के ही वो टीम बनाई है, लेकिन पीछे जो बात करते हैं हम, उमरान मलिक हैं और अदर जो भी बॉलर हैं, जो अभिषेक जी ने अभी कहा बॉलर बेंच स्ट्रेंथ है हमारे पास, लेकिन हमने जिस तरीके से अभी जो एशिया कप में जो टीम हमने उठाई है, अब क्योंकि अभी तो हमें इसी के साथ सफ़र करना है, और मैं ये समझता हूँ कि बॉलिंग कहीं ना कहीं हमारे लिए एक दिक्कत का विषय है, क्योंकि आवेश खान हो गए और गगनदीप जो मीडियम पेसर दीप हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी निराशाजनक है, क्योंकि काफ़ी उन्होंने रन खाए हैं, और इस तरीके से टीम का मॉरल, जो पीछे बॉलर आपको बैकअप दे रहा है उनका भी मॉरल टूटता है। और मैं समझता हूँ सिलेक्टरों को भी ये सारी चीज़ें, क्योंकि आने वाली जो सीरीज़ें हैं और आगे हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि हम अभी से इन सारी चीज़ों को अगर बारीकी से देखें तो हम आगे एक बड़ी ट्रेवलिंग से बच जाएंगे। जी नरेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से इस सीरीज में आवेश खान हुए, अर्शदीप हुए, दोनों खिलाड़ियों को मौका मिला, चूँकि बुमराह नहीं है और आपको पता है कि बुमराह जब खेलेंगे तो जाहिर तौर पर वो टीम भारतीय प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, तो ऐसे में क्या लगता है कि अर्शदीप या आवेश खान, जिस तरह से आपने दोनों मुकाबलों में प्रदर्शन देखा होगा, किसको आप दोनों को जो गेंदबाजी एक्शन है या उनका लाइनअप है, स्पीड है, दोनों खिलाड़ियों में से आप किसको ज़्यादा बेहतर देख रहे हैं कि ये खिलाड़ी आगे चल के टीम इंडिया में परमानेंट अपनी जगह बना सकता है? नरेश जी। अर्शदीप सिंह, दो वजह है। पिछला जो मैच हुआ वो उनके लिए महंगा साबित हुआ, लेकिन जब से उन्होंने डेब्यू किया है तब से काफी इंप्रेसिव रहे हैं, इकोनॉमिकल रहे हैं। और दूसरा, हमारे पास
जो 2020 का दौरा हुआ था ऑस्ट्रेलिया, उसमें नटराजन थे, उसके बाद लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं है। तो अर्शदीप वो एक वैरायटी लाते हैं एज अ लेफ्ट आर्म बॉलर, और अगर बुमराह भी साथ हो तो एक बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक हो सकता है। भुवनेश्वर कुमार बहुत अच्छे फॉर्म में है, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। जी बिल्कुल। और दीपक चाहर भी अगर फिट रहे तो, क्योंकि हमें देखना है कि लास्ट वर्ल्ड कप के कौन से बॉलर्स अब नहीं खेल रहे T20 में। मोहम्मद शमी नहीं खेल रहे हैं, राहुल चाहर स्पिनर थे नहीं खेल रहे, वरुण चक्रवर्ती नहीं खेल रहे, उमेश यादव भी हैं। युजवेंद्र चहल ने रिटर्न किया है, मुझे लगता है वो डेफिनेट एक स्पिनर जरूर खेलेंगे वर्ल्ड कप में भी जी। तो अर्शदीप को अच्छा मौका है अगर वो हांगकांग का परफॉर्मेंस बुला दे। मुझे लगता है काफी प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। आवेश खान का कंसर्न है, वो पोजीशन एक बॉलर की आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप में चेंज हो सकती है अगर दीपक चाहर अगर फिट हो और बुमराह का रिटर्न हो तो। लेकिन आपका सवाल जो है, अर्शदीप काफी प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। जी, दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में आप किसको बेहतर मान रहे हैं? देखिए, दोनों का रोल अलग रहा है। दिनेश कार्तिक ने जो पिछले 6 महीनों में किया है, एक फिनिशिंग रोल को जिसे कहते हैं ना, एक जो इंडिया ढूंढ रही थी वो उन्होंने कंप्लीट रोल दिया है अपने फ्रेंचाइज के लिए, और फिर जो मौका मिला इंडिया के लिए। ऋषभ पंत का T20 में एक इम्पैक्ट इनिंग्स जो है वो एक चैलेंज रहा है। उन्होंने टेस्ट मैच में प्रूव किया है कि कितने इंपॉर्टेंट बैटर हैं, और ODI में अभी रिसेंटली इंग्लैंड में शतक बनाया, लेकिन T20 में वो एक इम्पैक्ट इनिंग दिखी नहीं है। उनसे ओपन भी कराया था, और 4 के बाद अगर ऋषभ पंत आएंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि क्या वो एक गेम फिनिश कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सूर्य कुमार है, श्रेयस अय्यर बेंच पे हैं। तो दिनेश कार्तिक एक रोल स्पेसिफिक सिलेक्शन है जो एक रोल पूरा कर रहे हैं। तो अगर पंत को मौका मिलेगा उनके आगे तो पंत को इमीडिएटली इम्पैक्ट करना होगा। जी नरेश जी, एक और छोटा सा सवाल मैं आपसे कर लेता हूं। जिस तरह से KL राहुल का है, ठीक है, आप थोड़ा सा नहीं खेले, बाहर रहे, आप जिस तरह से आप अपनी फॉर्म से अभी जूझ रहे हैं, जो 2 मुकाबले रहे, क्या लगता है कि अगर 1-2 मुकाबले उनके इसी तरह से निकल जाते हैं और अच्छा खेल नहीं दिखाते, तो आपको लगता है कि वो ड्रॉप भी हो सकते हैं आगे चल के, या और मौका देगी टीम इंडिया? जी, जब से उन्होंने रिटर्न किया है 4 पारियां खेली है, 2 जिम्बाब्वे में और ये 2 एशिया कप की, चारों में स्ट्रगल किए हैं। टाइमिंग से स्ट्रगल हो रहे हैं, शॉट सिलेक्शन, और स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में लेट खेले थे, प्ले डाउन हुए थे, तो प्रेशर है KL राहुल पे। लेकिन देखना होगा कि मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट है बैक करेंगे, जिस तरह उन्होंने 2-3 दूसरे प्लेयर्स को भी बैक किया है, KL राहुल को बैकिंग मिलेगी। लेकिन वो खुद कैसे फील कर रहे हैं, क्या वो 100% फील कर रहे हैं कि उन्हें जाके वो जो पारियां खेल चुके हैं पहले T20 में, अगर IPL की भी पारियां लें थोड़ी, क्या वैसे परफॉर्मेंस दे पाएंगे? वो मुझे लगता है आज ही टेस्ट होगा उनका कि खुल के खेले। बहुत ही बड़ा मुकाबला उनके लिए। सर, हमने जिस तरह से हांगकांग के खिलाफ भी उनका जो पारी है वो देखा था, और काफ़ी फंस के खेल रहे थे। जब उनको मौका मिला 36 रन की उन्होंने पारी ज़रूर खेली, लेकिन जो उनका खेलने का अंदाज़ है, जो जिस तरह से जिस फ्रीडम के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं, वो उनका अंदाज़ देखने को नहीं मिला। और शायद कहीं ना कहीं यही वजह है कि वो जल्दबाजी में अपना विकेट भी गवा दे रहे हैं, हड़बड़ी में विकेट भी गवा दे रहे हैं। उनको भी कहीं ना कहीं इस तरह से दिमाग में उनको चल रहा है कि अगर वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो लंबे समय तक टीम इंडिया में का हिस्सा ना हो। जी हाँ, और ये बात उन्हें मालूम भी होगी, क्योंकि 2 चीजें देखनी है, एक ओपनिंग बैटर और एक वाइस कैप्टन। जैसे ही वो टीम में वापस आए उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया। आज जिस तरह हार्दिक पांड्या एज अ कंप्लीट प्लेयर एक पैकेज आए हैं, उन्होंने अपने फ्रेंचाइज को जिताया है, तो वो एक थ्रेट बन चुके हैं कि उनको एक लीडरशिप रोल मिलेगा बहुत जल्द। तो ये जो है ना, इंटरनल कंपटीशन एक बहुत अच्छी चीज है। परफॉर्मेंस देना होगा, नहीं तो उन्हें मालूम है कि सब दूसरे खिलाड़ी रेडी हो रहे हैं अलग अलग पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो मुझे लगता है KL राहुल को एटलीस्ट ये एशिया कप में तो मौका होगा, आगे भी जाके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिल सकता है मौका, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए आप कह सकते हैं कि एक ओपन पोजीशन है। देखना होगा आगे क्या होता है। ठीक है प्रशांत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्विक कमेंट चाहूँगा आपका कि जिस तरह से, ठीक है, अगर जडेजा अभी एशिया कप से बाहर हो गए, घुटने की चोट है और हो सकता है लंबा वक्त गुजर जाए, ऐसे में आप उनके विकल्प के तौर पे सबसे बड़े खिलाड़ी को किसको देख रहे हैं? कि आपको क्या लगता है कि अगर जडेजा नहीं होते टीम में तो उनके अलावा ये खिलाड़ी और बड़ा विकल्प है जिसके साथ टीम इंडिया आगे जा सकती है और ये अच्छा प्रदर्शन कर सकता है?
डेफिनेटली जैसे अभी आपने दिया है, इंडिया ने ऑलरेडी अक्षर पटेल को इसीलिए रखा हुआ है उनकी पोजीशन की जगह, क्योंकि बेसिकली जडेजा का 2 ही रोल है मिडिल ऑर्डर पे, कि जहां पर भी कप्तान को जरूरत है कि आप नंबर 3 से लेके नंबर 7 तक जहां पर भी आप यूज कर सके, बेसिकली फिनिशर, एज अ फिनिशर रोल मॉडल जो है अक्षर पटेल जो है वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में बहुत बढ़िया विकल्प है। लेकिन सर दोनों का जो अंदाज खेलने का है वो अलग है। जडेजा जिस माइंडसेट के प्लेयर है उनका मतलब अलग माइंडसेट रहता है जब वो मैदान पे होते हैं या बल्लेबाजी के लिए पिच पर होते हैं, लेकिन अक्षर पटेल कई मौके पे देखा है फंसते हुए बड़ा खेलते हैं और अपना विकेट गंवा जाते हैं, लेकिन जडेजा के साथ ऐसा नहीं है। वो थोड़ा सा जिस तरह से जो आपका मूवमेंट रहता है, जो हमको रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से खेल जाते हैं। तो क्या लगता है कि अगर मान लीजिए अक्षर पटेल को आप साइड में कर दे तो क्या लगता है कि जडेजा की जो कमी है वो ये खिलाड़ी पूरा कर सकता है अक्षर पटेल के अलावा अगर बात करें तो? देखिए अभी निश्चित तौर पे तो ऐसा कोई उभरता सितारा एकदम नहीं है कि जो बिल्कुल एकदम जडेजा की बराबरी कर ले, बट बैलेंस होता है। देखिए कोई भी साइड बैलेंस होती है, एक खिलाड़ी की जगह कोई दूसरा खिलाड़ी एग्जैक्टली तो नहीं ले सकता है, लेकिन क्या होता है कॉम्बिनेशन में हम उस पोजीशन को कॉम्बिनेशन से भर सकते हैं। कि अक्षर पटेल जो है एक अनुभवी खिलाड़ी, विकेट थ्रो नहीं करते जनरली, विकेट फेंकते नहीं है, लेकिन उसी अंदाज में अपने पास जो राइट हैंडेड बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज है, जैसे अभी सर ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे ऑलरेडी फिनिशर्स हैं अपने पास 5 नंबर 6 नंबर, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि ऋषभ पंत हो गया, ऋषभ पंत अंदर आ सकते हैं या दिनेश कार्तिक अंदर आएंगे, तो ये दिनेश कार्तिक है, ऋषभ पंत है, और ऐसे जो हार्ड हिटर्स इंडिया के पास में अभी बहुत सारे हैं जो लास्ट में फिनिश कर सकते हैं जी। तो अपने को जो मिडिल ऑर्डर में चाहिए अभी फंस के खड़े रह के खेलने वाला ही खिलाड़ी चाहिए जो इनिंग्स को बिल्डअप करे। तो उस नजरिए में अगर देखा जाए तो बिल्डअप अभी बहुत अच्छा इंडिया कर। ठीक है सर। मनीष जी आज के मैच की बात कर ले तो क्या लगता है कि दुबई में जिस तरह से मुकाबला है और दुबई की पिच है, आप उस पिच को बखूबी जानते हैं, आपने देखा है, वहाँ पे लंबे समय से क्रिकेट को देखते आ रहे हैं, क्या लगता है कि अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो क्या स्कोर हो सकता है जो भारत उसको बचा सकती है? अभी इस टूर्नामेंट में जिस तरह से मैचेस हुए हैं और अधिकतर मैचेस जिनने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करी है वही टीम जीती है, और रही बात स्कोर की तो बहुत लंबे स्कोर देखने नहीं मिले हैं अच्छे मैचेस में। 1-2 मैचेस 200 प्लस अभी तक कोई भी स्कोर गया नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये विकेट जो अभी खेल रहे हैं ये थोड़ा सा फंस के खेल रहे हैं विकेट, जिससे कि बल्लेबाजी करना बैट्समैन को दिक्कत हो रही है, बॉल बैट पे प्रॉपर आ नहीं रहा है। तो अगर कोई भी बैटिंग टीम जो भी बैटिंग पहले करती है, अगर भारत पहले टॉस जीतता है और बैटिंग पहले करता है तो कम से कम 170-180 का टारगेट होना चाहिए। मुझे तो कमी लगती है क्योंकि जिस तरह से जो भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलती है, पिछले 4 मैचेस को देखेंगे तो चेस करके जीती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें जब भी अगर पहले बैटिंग करते हैं तो कम से कम 180 प्लस का टारगेट देना है, और सामने वाली टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो उसको 150-155 के अंदर रोकना है एनी हाउ, क्योंकि हमारी जो टॉप ऑर्डर है वो क्लिक नहीं कर रहा है और पूरा जो दारोमदार हमारा रहेगा वो टॉप ऑर्डर की बैटिंग पे रहेगा, नहीं तो फिर से मिडिल ऑर्डर पे पूरा दम आ जाएगा और फिर प्रेशर में आपको या तो फिर हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, सूर्य कुमार इनकी ओर देखना पड़ेगा। जी अमिताभ जी आप क्या कहेंगे? जिस तरह से मनीष जी ने तो अपनी बात कह दी है, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो क्या स्कोर रहेगा? और मान लीजिए अगर भारतीय टीम के ओपनर पिछले 2 मैचेस की तरह फिर से एक बार फेल होते हैं तो किस पर सबसे ज़्यादा दारोमदार आके टिक जाएगा? शोभा जी पहले तो बताओ ये मैच खेलेगा दुबई में जी। दुबई में जो कंडीशंस रही है, रिजल्ट रहा है, जिस टीम ने सेकंड बैटिंग करी है मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो 80% मैच चेजिंग में जीती है। बिल्कुल है ना। तो क्या होता है जो भी जहाँ भी कंडीशन हॉट होती है और डे नाइट मैचेस होती है या नाइट मैचेस कह लीजिए, जैसे टेम्परेचर डाउन होता है वहाँ पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में तो विकेट ड्रामेटिकली चेंज होता है, और साइकोलॉजिकल फॉर्म भी देखें तो जो टीम चेस कर रही है उससे ज़्यादा मैच जीतते हैं। इन केस इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो मैं मनीष जी सहमत हूँ कि 180 जो टारगेट है कम से कम उतना टारगेट उनको सेट करना पड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि इसी मैदान पे हम 10 विकेट से करारी शिकस्त हमने झेली थी वर्ल्ड कप में। तो वो घाव भी इंडिया के बाद ताज़ा होंगे, और एक मैच में फेल होने से बाबर आजम हो गए या और उनके दूसरे ओपनर्स हो गए, 1 डाउन फखर जमान खेलते हैं, दे आर वेरी 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 गुड बैट्समैन और दे आर इन द रेड हॉट फॉर्म ऑल्सो। तो इफ इंडिया बैट फर्स्ट आई थिंक 180 विल बी द लीस्ट टारगेट विच इंडिया लुकिंग फॉर। अभिषेक जी आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल ठीक है, जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से देखिए 180 से 195 का जो अभी तक मैच स्कोर हुए हैं वो काफ़ी सफिशिएंट टारगेट है। प्लस अगर सामने वाली टीम पहले खेल रही है तो उसे 150 से लेके और 170 के बीच में कहीं रोकना, क्योंकि यही जो मुझे लगता है सेकंड इनिंग में इतने ही रन बन सकते हैं। 160, 65, 70 से ज़्यादा बनते नहीं हैं, मतलब एवरेज। तो मुझे लगता है यही एक सेट टारगेट है। इसके अंदर दोनों ही टीमें कोशिश करेंगी, अगर उनको पहले बैटिंग मिलती है तो वो कोशिश करेंगी कि 80 प्लस 180 प्लस बनाएं, और अगर सामने वाले को उनको रोकना है तो वो 165-70 के बीच में रोकने की कोशिश करेंगी। यही टारगेट दोनों टीमों के दिमाग में चलेगा। अच्छा, लेकिन अंतर कहाँ होगा वो मैं बताता हूँ। अंतर कहाँ होगा और भारत क्यों हावी है। देखिए, अंतर होता है हमेशा भारत पाकिस्तान मैच में प्रेशर हैंडल करने की क्षमता पे। ये बिल्कुल प्रूवन है। आप 10 मैच उठा के देख लीजिए, पिछले 20 मैच देख लीजिए, जिस टीम ने उस दिन प्रेशर को बेहतर ढंग से हैंडल किया वो टीम जीती। और इस मामले में कम से कम भारतीय टीम बहुत बेहतर स्थिति में होती है पाकिस्तान से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलती है भारतीय टीम। आईपीएल भी बहुत प्रेशर के मैच होते हैं, आईपीएल में भी। तो जो माइंडसेट है प्लेयर का वो प्रेशर हैंडल करने की पोजीशन में होता है। तो यहाँ वो प्लस पॉइंट और एज भारतीय टीम के साथ है। ठीक है, नरेश सर, बहुत शॉर्ट कमेंट आपका चाहूँगा क्योंकि समय की कमी है। क्या लगता है टॉस कितना अहम भूमिका निभाएगा, और भारत अगर टॉस जीतता है तो क्या बल्लेबाजी या गेंदबाजी क्या उसके लिए बेस्ट रहेगी? नहीं, दुबई में तो पहले गेंदबाजी करनी चाहिए। जैसे सब पैनलिस्ट ने कहा कि पहले जो पावर प्ले होता है, सबसे पहला पावर प्ले जो, क्योंकि 6 बजे शाम को मैच है लोकल टाइम, सन अब सेट हो रहा है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज वो रहा है। उसके बाद बल्लेबाजी करना आसान हो रहा है और फिर चेस करना भी आसान होता है। तो टॉस जीतिए, पहले गेंदबाजी कीजिए जैसे पिछले मैच में किया पाकिस्तान के खिलाफ, और अगर 150 पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं पिछले मैच की तरह तो आई थिंक इंडिया का बहुत अच्छा चांस है। जी, प्रशांत जी, क्या लगता है आज कौन जीत रहा है, भारत या पाकिस्तान? क्या कह रही है आपके दिल की धड़कन? डेफिनेटली सर, हिंदुस्तान ही जीत रहा है यहाँ पर। मुजीब जी, आप क्या कहेंगे, हिंदुस्तान या पाकिस्तान? मनीष जी, आपको क्या लग रहा है, क्या आपका प्रेडिक्शन है, किस तरह से आप देख रहे हो? जो बेहतर क्रिकेट खेलेगा, दिल हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान जीतेगा, पर जो बेहतर क्रिकेट खेलेगा, 9 बोल्ड करेगा, वो जीतेगा। अमिताभ जी, आप? ऑलवेज इंडिया। ठीक है सर, ये तो बता दीजिए कि आज बड़ी स्क्रीन पे कौन कौन मैच देखने जा रहा है? बड़ी स्क्रीन चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप जुड़े। मनीष जी आपका, अमिताभ जी आपका, मुजीब जी आपका, नरेश जी आपका, प्रशांत जी आपका और अभिषेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विशेष चर्चा करने के लिए। तो जिस तरह से आज जो मुकाबला है, उस मुकाबले का इंतज़ार हमारे साथ साथ पूरी दुनिया को है, चूँकि ये हाई वोल्टेज मुकाबला है और हर कोई इस मुकाबले के शुरू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। मुकाबला 1 घंटे बाद शुरू होगा, आधे घंटे बाद टॉस होगा, देखना होगा कि टॉस कौन जीतता है और कौन बल्लेबाजी पहले करता है और कौन पहले गेंदबाजी करता है। लेकिन फ़िलहाल जो हिंदुस्तान के हर धड़कते दिल की धड़कन है वो यही कह रही है, सुन लो पाकिस्तान, फिर जीतेगा हिंदुस्तान।